नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं 6 जून के करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला आर्टिकल। तो फर्स्ट आर्टिकल है कि यूनियन मिनिस्टर जो हैं रमेश पोखरियाल, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है टीईटी का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कोई बच्चा टीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो जो उसकी एलिजिबिलिटी है एग्ज़ाम की, टीईटी मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो अब जो है लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। उसको लाइफ टाइम में एक बार ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा ये, ठीक है। और ये 2011 से लागू होगा। 2011 के बाद से जिसने भी एग्ज़ाम दिया है टीईटी का और क्वालिफाई किया है तो वो वैलिड होगा फॉर लाइफ टाइम, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ने ये कहा है कि उसने मॉडर्ना जो मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन की, कोविड-19 वैक्सीन की, उसके साथ एग्रीमेंट किया है। किसके लिए? जिससे कि जो है वो ग्लोबली वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट कर सके अंडर कोवैक्स फैसिलिटी। इसके बारे में कल भी हमने चर्चा की थी। व्हाट इज़ कोवैक्स फैसिलिटी? ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि इसमें जो है जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो साथ में मिल के आई हैं, और जो है उनका ये उद्देश्य है कि पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन मिले। खासकर जो गरीब देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है अभी केवल पूरी पॉपुलेशन का 2% कोई वैक्सीन लग पाई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ ने मॉडर्ना के साथ एग्रीमेंट किया है जिससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वैक्सीन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम फाइटर टीएम कलीनान गाउंडर, ठीक है, जो एक गांधीयन भी थे और लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के। उनका उनकी डेथ हो गई है। उनकी एज जो है 101 थी, 101 ईयर्स के थे ये। तमिलनाडु के रहने वाले थे और 19 साल की एज में कांग्रेस ज्वाइन किया था, और 28 साल की एज में जो है ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जो असेंबली बनी थी जिसने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की का निर्माण किया था 1946 के बाद। तो उसके मेंबर भी थे ये, और एज अ यंग मेंबर उन्होंने ज्वाइन किया था। इसके अलावा जो पहली प्रोविंशियल पार्लियामेंट थी जो 1950 में बनी थी, उसके भी ये मेंबर थे, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान रखना कि जे KM कालीनान गाउंडर, ठीक। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आरबीआई ने GSEP 2.0 स्टार्ट किया है। ये क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम। इसके तहत जो है क्या होगा, आरबीआई जो है गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज़ परचेज करेगा और उनको पैसा देगा जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी इम्प्रूव हो, इंक्रीज़ हो। लिक्विडिटी मतलब कीजिए कि मार्केट में पैसा आए, लोगों के पास पैसा आए और वो फिर खर्च करें, डिमांड बूस्ट हो, ठीक। तो अंडर GSEP गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम, इसके अंडर में ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022, ठीक है। तो इस दौरान जो है अराउंड 1.20 लाख करोड़ का जो है ये सिक्योरिटीज़ परचेस करने वाली है आरबीआई। अब जान लेते हैं व्हाट इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट इशू करता है मनी बोरो करने के लिए, ठीक है। दो कैटेगरी में डिवाइड होता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। एक तो ट्रेजरी बिल की फॉर्म में, एक डेटेड सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में। ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर 91 डेज़ के लिए पैसा ले लिया हमने आरबीआई से, गवर्नमेंट ने, या 182 डेज़ के लिए ले लिया, 364 डेज़ के लिए ले लिया। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे हमारा 5 साल के लिए ले लिया, या फिर 40 ईयर्स के, मतलब 5 साल 40 ईयर्स के बीच में जो भी टाइम पीरियड है उसके लिए जो है हमने पैसा ले लिया है आरबीआई से। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ट्रेजरी बिल्स जो हैं दोस्तों, केवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं करती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं करती है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। टू हेल्प आउट हॉर्टिकल्चरिस्ट। क्या होते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट? जो कि सब्जी और ये पौधे, फूल पत्ती वाले पौधे जो होते हैं और फल उगाते हैं, उनको बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो इनको ध्यान में रखते हुए इनकी क्रॉप डैमेज ना हो बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म, जो मतलब कि ओले पड़ते हैं उसको, उससे जो है फसलें बर्बाद ना हो, इसके लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एक चीज़ लेके आई है, दैट इज़ एंटी हेल गन्स, ठीक है। ये इंडिजीनियसली मतलब कि हमारे कंट्री में बनी हुई गन्स हैं ये एंटी हेल गन्स। क्या करेंगी ये एक ऐसी मशीन है जो शॉक वेव्स जनरेट करती हैं। शॉक वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होती है। तो शॉक वेव्स जनरेट करेंगी एंटी हेल गन्स, जिससे कि जो है क्लाउड्स में हेल स्टोन्स जो बनते हैं उनका ग्रोथ रुके और वो एज अ रेन ही नीचे गिरें, ठीक है। कैसा बना होता है? जैसे ये एक बेस हो गया, इस पर जो है ये इन्वर्टेड कोन के टाइप में ये एक गन लगी होती है, और अंदर जो है मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन और एयर का मिक्सचर होता है, वो बहुत तेज़ घूमता है, उससे जो है शॉक वेव जनरेट होते हैं, ये ऊपर जाती हैं और ऊपर जाके क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में ये हलचल पैदा करती हैं जिससे कि
जो है जो हेल स्टोन बनने वाले हैं वो हेल स्टोन ना बनकर सिंपल रेन वाटर ही नीचे आता है। ठीक है। इट कंप्राइजेज अ टॉल फिक्स्ड स्ट्रक्चर समवॉट रिजेंबलिंग एन inverted tower several meters high with a long and narrow cone opening towards the sky. The gun is fired by feeding an explosive mixture of acetylene gas and air into its lower chamber, which releases a shock wave. Shock wave, a wave which travels faster than the speed of sound, such as a supersonic aircraft. These shock waves supposedly stop water droplets in clouds from turning into a hailstone, so that they fall एज अ रेन ड्रॉप। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला आर्टिकल। व्हाट इज़ इको लोकेशन। इको लोकेशन क्या होता है, ये जो डिफरेंट एनिमल्स जैसे भाई बैट हो गई है, वो क्या करती है कि देखिए अपनी एनिमी को ढूंढने के लिए एक साउंड प्रोड्यूस करती है, फिर वहाँ से वो साउंड रिफ्लेक्ट होती है तो पहचानते हैं कि हाँ भाई कोई एनिमी कितनी दूर है मुझसे। दैट इज़ द टेक्निक ऑफ सोनार। ठीक है, रडार भी बोलते हैं, रडार तो डिफरेंट चीज़ है। सोनार साउंड नेविगेशन टेक्निक जो होती है इस पे बेस्ड होती है। तो सिमिलरली इको लोकेशन जो होते हैं दैट इज़ अ बायो सोनार। ठीक है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल सोनार यूज्ड बाय सेवरल एनिमल्स। इको लोकेटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि देखिए अपने एनवायरनमेंट में ही कुछ साउंड्स रिलीज़ करते हैं, बोलते हैं, और उनसे कुछ वो फिर वापस सुनते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। उनसे सुनने का मतलब है कि एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ट्रीज़ हैं या पहाड़ हैं, ठीक है, वहाँ से साउंड वापस आएगी और वो उसको एनालाइज करेंगे कि देखिए यहाँ पे कितने दूर है, कितने देर में साउंड वापस आ रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ इको लोकेशन। सिमिलरली वो सोनार वाला केस है। इको के साथ ही आपने पढ़ा होगा कि हम बोलते हैं वापस हमें अपनी आवाज़ सुनाई देती है, दैट इज़ इको। ठीक है, तो ये चीज़ जो है जो ब्लाइंड पीपल हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को टू आइडेंटिफाई द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, कि आखिर जो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है कितना दूर है। वो साउंड रिलीज़ करेंगे, कुछ बात बोलेंगे, वापस वो उसको रिसीव करेंगे, तो कितने डिस्टेंस में कितनी देर में रिसीव कर रहे हैं वो सब कैलकुलेट करके वो जान सकते हैं कि हाँ भाई कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है हमसे। ठीक है, तो ये चीज़ है इको लोकेशन। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। व्हाट इज़ साइबर टू। साइबर टू के बारे में जानेंगे तो जो साइबर टू एक नासा का प्रोग्राम है। नासा चाह रहा है कि ये पता लगाए कि यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, नंबर ऑफ स्टार्स काउंट करने का पर्पस है नासा का। तो ये जो मिशन है इसका नाम है साइबर टू। इन ऑर्डर टू रफली एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट ऑन एवरेज ईच गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 मिलियन स्टार्स। साइंटिस्टों का ये मानना है कि हर गैलेक्सी में अराउंड 100 मिलियन स्टार्स हैं, लेकिन ये फिगर एग्जैक्ट नहीं है। 100 मिलियन से ज़्यादा ये स्टार्स है, मतलब कि हो सकता है कि ये 10 गुना ज़्यादा हो या उससे ज़्यादा भी हो। तो कितना एग्जैक्ट फिगर है इसको जानने के लिए नासा ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, एन एवरेज ऑफ 100 मिलियन स्टार्स इन ईच गैलेक्सी, देयर एन एस्टिमेटेड 2 ट्रिलियन ऑफ दैम एज पर नासा। नासा कहता है कि देखिए 100 मिलियन नहीं, अराउंड 2 ट्रिलियन स्टार्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है सेज के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है सेज प्रोग्राम, दैट इज़ सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। इसका पर्पस ये होगा कि जो हमारे देश में जो सीनियर लोग हैं, सीनियर पर्सनस हैं, उनको स्टार्टअप के लिए कुछ फंड प्रोवाइड किया जाए। उनके अगर उनके पास नॉलेज है या फिर उनको कोई चीज़ का एक्सपीरियंस है तो जो उसको यूज़ करके कंट्री के डेवलपमेंट में काम किया जाए। सेज की फुल फॉर्म याद रखना, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, सेज विल बी वन स्टॉप एक्सेस ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय क्रेडिबल स्टार्टअप्स। ये जो है ऐसे स्टॉप सेंटर्स होंगे जहाँ पर जो है जो एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स मिलेंगे और सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, और जो स्टार्टअप्स हैं ये चाहते हैं स्टार्ट करना, उनको जो है फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। द स्टार्टअप्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बुजुर्ग है, उसके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है वो चाह रहे हैं बनाना कि जिससे कि उनको हेल्प हो। ठीक है, अब भाई ओल्ड एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के पास, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई व्यक्ति लेके आता है। ठीक है, तो उसको जो है फंड प्रोवाइड कराना, ये काम है इस स्कीम का। ठीक है, देयर प्रोडक्ट्स शुड बी एबल टू प्रोवाइड अक्रॉस सेक्टर्स सच एज हेल्थ, हाउसिंग, केयर सेंटर्स, अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एक्सेस लिंक टू फाइनेंसिस, फूड, वेल्थ मैनेजमेंट। तो इतने सारी फील्ड्स में अगर कोई आपके पास इनोवेटिव आइडिया है तो आप आगे आ सकते हैं, आपको 1 करोड़ तक का फंड मिलेगा टू स्टार्ट योर बिजनेस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है SPAG 9 के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है उसने ट्रेडमार्क रिसीव किया है एंटीजन SPAG के लिए। ठीक है ना,
ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ट्यूमर एंटीजन है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब कि इंडिया में बना हुआ एंटीजन है SpAg2 ट्यूमर के लिए। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ट्यूमर एंटीजन SpAg वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर अनिल सूरी इन 1998 हु इज हेडिंग द कैंसर रिसर्च प्रोग्राम एट NII। ठीक है। इन रिसेंट डेवलपमेंट SpAg9 एंटीजन हैज रिसीव्ड द ट्रेडमार्क एस्पेगनीटियम, जो भी ये ट्रेडमार्क का नाम है, इसको ट्रेडमार्क मिल गया SpAg9 को। Aspegnitiem is being used in dendritic cell based immunotherapy in cervical ओवेरियन कैंसर एंड विल बी यूज्ड इन द ब्रेस्ट कैंसर। जो ये एंटीजन है ये हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, जो भी ये सर्विकल कैंसर होते हैं या ओवेरियन कैंसर होते हैं या ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ हो सकता है। व्हाट इज़ इम्यूनोथेरेपी जान लेते हैं। इट इज़ अ न्यू अप्रोच दैट एक्सप्लॉइट द बॉडीज इनर कैपेबिलिटी टू पुट अप अ फाइट अगेंस्ट कैंसर। मतलब कि अंदर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना जिससे कि वो कैंसर सेल से फाइट कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। रिसेंटली द IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पब्लिश द वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट आई है, कौन पब्लिश करता है इसको, IEA पब्लिश करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पब्लिश करता है। मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि IEA और कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना, तो इसलिए जो कमेंट में करिए लिखिए जिससे कि और बच्चे भी वो कमेंट पढ़ें और उनको हेल्प मिले। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट है वो 2021 में बढ़ गया है और 10% की ग्रो मतलब रेट से वो बढ़ रहा है हर साल, और इस समय $1.9 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है एनर्जी के क्षेत्र में। मोस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट विल फ्लो टुवर्ड्स द पावर एंड यूज़ सेक्टर्स। जो इसमें से अधिकतर इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर हो रहा है, पावर के क्षेत्र में और एंड यूज़ सेक्टर के क्षेत्र में, मतलब कि जो एंड यूज़ जो कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं उस क्षेत्र में। ठीक है ना। रिन्यूएबल पावर का भी जो परसेंटेज है वो बढ़ा है, 70% के आसपास जो है अब स्पेंडिंग हो गई है रिन्यूएबल पावर के ऊपर भी। ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल एमिशन जो है वो 2021 में ग्लोबल एमिशन मतलब कि जो डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस है उनका एमिशन जो है वो 1.5 बिलियन टन्स के आसपास रहा 2021 के अंदर। डेवलपिंग नेशंस ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं एमिशंस को रोकने के लिए, नेट ज़ीरो एमिशंस करने के लिए, वो कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं। ठीक है। नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब ये होता है कि जितनी ग्रीन हाउस गैस कंट्रीज रिलीज़ कर रही हैं उतना वो एब्जॉर्ब भी कर रही हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कि जो है एमिशन ज़ीरो हो रहा है, तो ये है नेट ज़ीरो एमिशन। चलिए आगे देखते हैं अगला आर्टिकल। द रिपोर्ट टाइटल ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज क्लाइमेट चेंज ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस सेज दैट ग्लेशियर्स आर मेल्टेड फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज आइस मास। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि ये जो हिमालय पे जो ग्लेशियर्स हैं जो उनके मेल्ट होने का रेट है वो बहुत तेज़ है इस समय। ठीक है। जो आपके नॉर्मल ग्लेशियर्स अंटार्कटिका में या आर्कटिक में मिलते हैं उनसे भी ज़्यादा फास्ट रेट से हिमालयाज़ के ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और इसका मेन रीज़न है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन क्या होता है, कहाँ से आता है वो जान लेते हैं। ब्लैक कार्बन एक टाइप का एरोसॉल है। मतलब एरोसॉल क्या होता है, सस्पेंशन है किसका, जब सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो होती हैं एयर में उनमें मिक्स हो जाते हैं तो ये एरोसॉल बन जाता है। ठीक है। जब सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर बनता है दैट इज़ कॉल्ड अ एरोसॉल। तो ब्लैक कार्बन जो एक शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। जो ब्लैक कार्बन है वो जल्दी धुल जाता है और इसको जल्दी एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर हम एमिशन नहीं कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग ब्लैक कार्बन है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या है, हम कंटिन्यूसली एमिशन कर रहे हैं विद द हेल्प। कैसे हो रहा है भाई, घरों में जो चूल्हा जलता है पहाड़ों पर उसकी वजह से या व्हीकल पॉल्यूशन की वजह से ब्लैक कार्बन रिलीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ग्लेशियर अगर मेल्ट होंगे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो रिसेंटली फरवरी में आया था जिससे बहुत लोग मर गए थे। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर ग्लेशियर्स मेल्ट फास्टली होते हैं तो। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट इस साल इसलिए भी है कि सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जो हैं जो कि चिपको मूवमेंट के प्रणेता थे, उनकी इस साल डेथ हो गई है, तो इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू एनकरेज द अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है। UN ने क्या करा था, 1972 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एस्टेब्लिश किया था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था फॉर ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट
तो इसी दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को हम एज आ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। थीम जो है 2021 का जो है दैट इज़ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, और पाकिस्तान जो है इसका ग्लोबल होस्ट है। ठीक है, थीम याद रखना, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उसने जो है ग्रीन गोल्ड को बोलते हैं बैम्बू को, तो ग्रीन गोल्ड का जो है मार्केट, मतलब ग्रीन गोल्ड के जो प्रोडक्ट हैं, बैम्बू के जो प्रोडक्ट हैं वो बिकें पूरे इंडिया में, तो उसके लिए जीईएम पे उसको लॉन्च किया है। जीईएम, व्हाट इज़ जीईएम? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये जो है, जो भी बैम्बू मिशन और जीईएम का जो ये कलेक्टिव वर्क है, जो इन्होंने ये चीज़ ग्रीन गोल्ड कलेक्शन लॉन्च किया है। नेशनल बम्बू मिशन क्या है वो जान लेते हैं कि जो है नेशनल बम्बू मिशन 2018-19 में लॉन्च हुआ था। किस लिए? जिससे कि जो बैम्बू सेक्टर है उसका डेवलपमेंट हो, और ये एज अ हब एंड स्पोक मॉडल डेवलप हो रहा है। व्हाट इज़ दिस हब एंड स्पोक मॉडल? इसका मतलब ये होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी और उसके छोटे छोटे वो होंगे, सेटअप होंगे जो डिफरेंट सिटीज़ में या फिर स्टेट्स में बने हुए होंगे, और एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी, यहाँ से गवर्न होगी ये बॉडी पूरी की पूरी। ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड अ हब एंड स्पोक मॉडल। जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है वहाँ से गवर्न होंगी ये सारी बॉडीज़। ठीक है, चलिए, तो हब एंड स्पोक मॉडल पे ये डेवलप किया गया था नेशनल बैम्बू मिशन 2018-19 में। व्हाट इज़ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वो जान लेते हैं। वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जिस पोर्टल की हेल्प से डिफरेंट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल की या स्टेट की हो या पीएसयूज हो, वो सामान परचेज कर सकती हैं अपने ऑफिस के लिए। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये आर्टिकल थे, इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।